हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जैसे हमने बताया था आपको फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, और दूसरा डिस्कस किया था हमने लेंज लॉ। तो बात आती है फैराडेज लॉ क्या होता है। मैंने बताया था व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और यहां पे आप माइनस साइन लगाते थे d∅dt, और मैंने नेगेटिव साइन का मीनिंग बताया था। नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज, जो लेंज लॉ बता रहा था। ऐसे मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उस कारण का अपोज करता है जहां से वो जनरेट हुआ है, जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है। मींस फैराडेज लॉ का जो मेन पॉइंट है वो क्या था कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसी टॉपिक को हम आज मैथमेटिकल फॉर्म देने जा रहे हैं। बहुत अच्छे डेरिवेशन है ये। मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस बैटरी पोटेंशियल। देखिए क्या होता है। मान लीजिए मित्रों, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, बोर्ड के अंदर की साइड जा रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें एक वायर फ्रेम है, ये आप फ्रेम कह सकते हैं। और इस फ्रेम पर के ऊपर एक वायर ले रखा है मैंने PQ, और जिसकी लेंथ कितनी है L है। द लेंथ ऑफ द वायर इज L, इज फ्री टू मूव ऑन द फ्रेम। वायर फ्रेम ऐसे ही इजीली मूव कर रहा है। ऐसे कितनी स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए 20 स्पीड से ये मूव कर रहा है। एक बार दोबारा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है बोर्ड के अंदर, जैसे ये वेलोसिटी है। और वायर कैसे मूव कर रहा है, देखिए ये वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर हो गया, और वेलोसिटी कैसे है इस साइड। मींस B, L एंड मैग्नेटिक फील्ड all three are mutually perpendicular to each other। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर की लेंथ ये, वेलोसिटी ये, तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात क्लियर हो गई। मैं बात क्या कर रहा हूं, एक वायर PQ है जिसकी लेंथ कितनी L है। ये जो फ्रेम है इसके ऊपर मूव कर रहा है, और ये फ्रेम कहां पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। एक बार देखें, इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। Consider a wire PQ of length L is free to move on a frame, कह सकते हैं। Consider a wire of conducting wire है ये, conducting wire। Conducting wire PQ of length L is free to move on a frame which lies in uniform magnetic field V। जो वायर फ्रेम है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में लाई कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाई कर रहा है, इनवर्ड। अब मित्रों आप यहां पर देखने का प्रयास करें कि अगर मान लीजिए ये जो वायर है टी टाइम में, dt टाइम में dx डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, डिस्प्लेस हो गया, तो इतना एरिया चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में इसने इतना एरिया शिफ्ट किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये जो फ्रेम है, फ्रेम के द्वारा ये वाला एरिया शिफ्ट हुआ, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतने एरिया में चेंज होगा। पहले आप ऐसे सिंपल समझिए, पहले कॉइल ऐसे बन रही थी, इतने एरिया में कॉइल थी।
अब कॉइल का एरिया बढ़ गया, तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस जा रही हैं उसकी संख्या बढ़ गई। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से जो लिंक्ड हो रहा है वो बढ़ गया। तो फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या है? करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एकदम क्लियर हुआ? सपोज वायर कवर डिस्टेंस dx इन टाइम dt। वायर ने dt टाइम में dx डिस्टेंस कवर की। तो मैं आपसे कहूं एरिया स्वेप्ट बाय दी वायर, वायर के द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट होगा? L dx लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल की शेप आ गई कि नहीं आ गई? ये वायर ने इतना एरिया स्वेप्ट कर दिया, एरिया आ गया हमारे पास। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा जी? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाई बराबर होता है BA BDA BDA। एरिया में चेंज इतना हुआ है तो कितना आ जाएगा ये BL dx। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, ये फ्लक्स में चेंज आ गया। नेक्स्ट वन चेंज इन मैग। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है जी? लॉ ऑफ ईएमआई इक्वल टू होता है d∅dt। नेगेटिव साइन का तो मीनिंग हम जानते ही हैं, अपोज दी चेंज। तो d∅ की वैल्यू क्या है? BL dx कितने टाइम में? dt dx अपॉन dt को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो E बराबर क्या आ गया? BLV। ये दिस इज द मोशनल ईएमएफ। मींस इस वायर के एंड्स पे इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मींस ये बैटरी की फॉर्म में सेट हो जाएगा। ये वाली सिचुएशन है। ये इस एंड पे ये जो वायर है बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, और कितना ईएमएफ आ रहा है बैटरी के एंड्स पे, वायर के एंड्स पे? BLV। ये इसे मोशनल ईएमएफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वायर की मोशन के कारण से ये सेट हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। एकदम क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ाएं। देखिए अब आप देखिए, मान लीजिए मोशनल ईएमएफ हमारा कितना आ गया? इक्वल टू आ गया BLV। ये रिजल्ट आया। सपोज कीजिए, सपोज R इज दी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इंड्यूस करंट इन द वायर कितना होगा? देन इंड्यूस्ड करंट I बराबर क्या होगा जी? E अपॉन R। E की वैल्यू क्या है? BLV अपॉन R। ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हटा दूं। मित्रों अब आप देखिए, इस वायर में करंट आ गया। करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल से। एक बात समझे, राइट हैंड रूल का मतलब क्या है? मदर, फादर, चाइल्ड, मोशन, फील्ड, करंट। एक बार दोबारा सुनिए, मदर, मोशन, फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो उंगली है बीच वाली, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है। अब ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, थंब मोशन ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें? ऊपर की साइड। ये तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ गई। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है? ये जो थंब है मोशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, पहली फिंगर
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करती है। अब आप देखिए ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें करंट भी है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर कितना होगा? F इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब आपने I की वैल्यू क्या निकालनी है? BL अपॉन आर, मैग्नेटिक फील्ड B, वायर की लेंथ L है, साइन थीटा 90 क्यों है? कंडक्टर ऐसे रखा है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जाए, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया? F इक्वल टू आ गया BL स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन आर। ये फोर्स आ गया, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, अब जैसे ये फोर्स भी निकल गया तो इस वायर को मूव कराने के लिए हमें कितनी पावर खर्च करनी पड़ रही है? मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स है हमारे पास B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन आर इंटू B, तो क्या मिल गया हमें? पावर इक्वल टू आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द मैकेनिकल पावर। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 to 5 मार्क्स में लगातार पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसको आप बहुत बढ़िया तरह से तैयार करें। ओके, और इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मित्रों, इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं और उम्मीद है आपकी समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक वायर फ्रेम ले रखा है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी में लाई कर रहा है। समझने का और प्रयास करें। आप देखेंगे फ्रेम के कुछ रीजन में फील्ड है और आधे हिस्से में आप कह सकते हैं फील्ड नहीं है। मींस पॉइंट ए और से लेकर के बी तक तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रेम है और बी से सी तक फील्ड नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है, एक वायर पी क्यू है, जैसे मान लीजिए दिस इज द वायर पी क्यू, ये इस फ्रेम पे ये फ्री टू मूव है, पॉइंट ए से चलता है और कहां तक जाता है? ये सी तक, फिर सी से वापस पॉइंट ए तक आता है। ऐसे ए से कहां गया? सी तक, फिर सी से कहां गया? आया ए तक, वापस ऐसे आ रहा है। तो जब ये ऐसे ए से सी तक जा रहा है, सी से ए तक आ रहा है, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है फ्लक्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, फ्लक्स वर्सेस पोजीशन। सेकंड ईएमएफ वर्सेस पोजीशन। थर्ड फोर्स वर्सेस पोजीशन। फोर्थ पावर वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मेरे पास एक वायर फ्रेम है जो मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल किस रीजन तक है? ए से लेकर के बी तक, और बी से लेकर के सी तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं ए से बी तक की जो लेंथ है वो एक्स है, या पॉइंट ए पे आप ऐसे मान लीजिए एक्स बराबर 0, पॉइंट बी पे एक्स बराबर में ए कह देता हूं, पॉइंट सी पर एक्स की वैल्यू 2 है। मींस यहां से यहां तक की लेंथ ए, यहां से यहां तक की लेंथ ए। तब वायर पॉइंट ए पे है, मान लीजिए यहां पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 0। पॉइंट बी पे आ गया तो एक्स की वैल्यू ए, पॉइंट सी पे आ गया तो एक्स की वैल्यू 2a। तो मुझे फ्लक्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये पोजीशन और ये फ्लक्स ऐसे लिया। जब पॉइंट ए पे था मेरे पास ये वायर, तो एरिया कितना है यहां पे? 0।
फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू देखिए, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लूंगा या अंदर की तरफ लूंगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, थीटा 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स। जब पॉइंट ए पे है वायर तो एरिया तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, एरिया सेप्ट मींस जो कॉइल बन रही है वो उसका एरिया कितना होगा, 0, तो फ्लक्स 0 होगा। जैसे मैं ए से इधर चला, कॉइल बनती गई, कॉइल का एरिया बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ा, बी तक। देखिए एरिया बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, हम पहुंच गए पॉइंट बी तक पहुंच गए। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, a आ गया। यहाँ पे x बराबर कितना था, 0 था। अब इससे आगे देख गए हम, पॉइंट बी से आगे जाएंगे तो x तो बढ़ रहा है, मींस एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन एरिया बढ़ने के से कोई फायदा नहीं हो रहा है। फील्ड लाइंस की जितनी संख्या थी उतनी ही रहेगी, मींस फ्लक्स बी से आगे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इससे आगे कोई फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब है एरिया बढ़ने का कोई फायदा नहीं हो रहा। जितनी लाइन पहले जा रही थी इस वाली कॉइल से उतनी यहां तक जाएंगी, तो एरिया बढ़ने से आगे फ्लक्स कोई चेंज नहीं होगा, मींस फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप कहां पे पहुंच गए, सी पे पहुंच गए, 2a आ गया। अब सी से वापस आएंगे, एरिया कम हो रहा है लेकिन फ्लक्स कम नहीं हो रहा, कहां तक कम नहीं हो रहा, बी तक। तो फिर आपने बढ़ गए यहां तक, ये पॉइंट कौन सा आ गया, अगेन आपकी पोजीशन आ गई कौन सी, ए वाली, यहां पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे आ गए। लेकिन अब आगे देखिए आप, जब आप बी से ए की तरफ आएंगे तो कॉइल का एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा, ए पे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, 0। तो ग्राफ ऐसे आएगा, ये आप फिर अगेन x बराबर 0 पर आ गए। ए से ए पॉइंट से चले थे, ए पॉइंट पे आ गए, ये कौन पॉइंट कौन सा था, बी, ये कौन सा था, सी, ये अगेन बी, फिर ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ए से लेकर के बी तक फ्लक्स बढ़ेगा, बी से लेकर सी तक कोई चेंज नहीं होगा, फिर सी से लेकर बी तक कोई चेंज नहीं हुआ, बी से लेकर के ए तक फिर फ्लक्स कम हुआ। अब दूसरा ग्राफ देखिए, ईएमएफ वर्सेस पोजीशन, ई वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है। तो ए से लेकर के बी तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी से लेकर सी तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, सी से बी तक कोई चेंज नहीं, लेकिन बी से ए तक फिर चेंज आ गया, यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है। तो बढ़ने का अपोज ईएमएफ को, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो आप इसे नेगेटिव साइड दिखा दीजिए यहां तक, ये सिचुएशन आ गई। अब यहां से आगे फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये बी पॉइंट हो गया जी, यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया, फिर अगेन बी तक कोई, फिर यहाँ पे फ्लक्स कम हुआ, ईएमएफ अगेन इंड्यूस होगा। ये ग्राफ आ गया। ऐसे ही फोर्स के लिए, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट यहां तक इसी रीजन तक रहेगा तो ग्राफ यही आएगा, यहां पे भी फोर्स का ग्राफ आएगा। पावर स्केलर क्वांटिटी है तो फोर्स वर्सेस पावर पोजीशन ग्राफ कैसा आएगा, पॉइंट ए तक और पॉइंट बी टू ए, ये पॉइंट बी और ये कौन सा था, ए। ये फोर्स आ गया, फोर्स वर्सेस पोजीशन। पावर वर्सेस पोजीशन ग्राफ क्या होगा, पावर में ऐसे ही आएगा, स्केलर क्वांटिटी है, मींस यहां से इस रीजन में कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी, यहां तक पावर होगी, यहां पे अगेन पावर कंज्यूम होगी। तो आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से एक बार पढ़िएगा, आपकी समझ में ये बहुत सही से आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिए बहुत सही सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रयास कीजिए। मेरे पास एक वायर है,
और इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है, पिवोटेड है, और ये फ्री टू मूव है, रोटेट हो रहा है। एसएस कहां पे रोटेट हो रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो क्वेश्चन कहता है ये जो वायर जैसे जैसे रोटेट हो रहा है तो वायर का जो ये रोटेशन का जो प्लेन बनेगा उसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड होगा या आप इनवर्ड ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसके एंड्स पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? तो मान लीजिए इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0, ये तो अपनी जगह फिक्स्ड है। और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा 0 प्लस b/2 बराबर हो गया b/2। आपने पढ़ा है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ई बराबर क्या बताया हमने? BLV। बी की वैल्यू क्या आएगी? b/2, BL इंटू b/2 से मैं b डैश कह दिया। तो ई आ गया जी हाफ BLV। ये न्यूमेरिकल आ जाता है। कई बार आपको b न दे करके ओमेगा की फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी दे रखी होती है। b इक्वल टू क्या होता है? L ओमेगा। ये वायर की लेंथ L मान रखी है ना हमने। b इक्वल टू क्या है? L ओमेगा। तो b की जगह पे आप L ओमेगा लिख दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा? हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। इस पे एनसीईआरटी में 2-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, वो देखिए आप चाहे तो। एक तो ये मेथड हो गया, सेकंड मेथड देखिए। मान लीजिए अभी वायर पॉइंट P पे है, dt टाइम के बाद वो कहां पहुंच गया? पॉइंट Q पे पहुंच गया। उसने ये वाला एरिया स्वेप्ट किया। तो वायर की लेंथ L रखी है मैंने, इसको मैं dx कह दूं, या आप कह सकते हैं ये एंगल कितना स्वेप्ट किया इसने? d थीटा। एंगल कितना स्वेप्ट किया? d थीटा। तो एरिया स्वेप्ट बाय द वायर इन टाइम dt, वेयर dt टेंड्स टू क्या ले रखा है मैंने? 0। तो एरिया कितना आ जाएगा? dA बराबर आ गया हाफ बेस L इंटू हाइट dx। बात क्लियर हो गई? और आपने पढ़ा है एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? d थीटा। आर्क कितना है? dx। रेडियस कितनी है? L। तो dx बराबर क्या आ गया? L d थीटा। तो यहाँ पे dA की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ L और L इंटू डी थीटा मीन्स हाफ L स्क्वायर डी थीटा। एरिया में इतना चेंज आया, इतना स्वेप्ट किया इसने dt टाइम में। तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई बराबर क्या होता है? BA, B इंटू हाफ L स्क्वायर डी थीटा। ये डी फाई आ गया। फेराडेज लॉ क्या कहता है? E इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। पढ़ रखा है हमने। डी फाई हाफ BL स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। तो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ये अगेन इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है तो E बराबर क्या आ जाएगा? हाफ BLV। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आप क्वेश्चंस कह सकते हैं या डेरिवेशन कह सकते हैं। इस पे एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, तो आप इसे कीजिए, आपकी समझ में आ सकता है। ओके, थैंक यू।